नमस्कार। अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे और आने वाले वीडियो में भी उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय विवादों का निपटारा वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 280(1) में ये व्यवस्था कर रखी है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर हमारे देश में पहले वित्त आयोग की बात करें तो सबसे पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी और इसका जो कार्यान्वयन वर्ष था वो 1952 से 1957 के बीच में था। रिपोर्ट देने का वर्ष 1952 रखा गया। हमारे देश में अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। जो 15वां वित्त आयोग है 27 नवंबर 2017 को गठित किया गया। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं और इसका क्रियान्वयन वर्ष 2020 से 2025 तक माना गया है। इसकी अंतरिम रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जा चुकी है और इसकी अंतरिम रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें सम्मिलित है। अच्छा, इसकी अंतरिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक सौंपी जानी है, जो 30 अक्टूबर 2020 तक सौंपी जानी थी। और इस प्रतिवेदन में मुख्य जो सिफारिशें हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली सिफारिश है कि जो विभाजन योग्य केंद्रीय कर हैं उनमें से राज्यों के हिस्से के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को प्रयुक्त किया जाना है। इसके लिए वेटेज दिया जाता है सब चीज़ों को, जिसमें जनसंख्या को 15% वेटेज दिया जाना है, क्षेत्रफल को भी वेटेज दिया जाता है। इसी प्रकार आय, दूरी, जनांकीय उपलब्धि, कर, प्रयास इत्यादि को हम सम्मिलित करते हैं। अगर हम राज्य और केंद्र के बीच में इन करों के बंटवारे की बात करें तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा अब 41% रखा गया है और जो पिछला वित्त आयोग था उसमें ये 42% था। इसका कारण है जब 1% की जो कमी हुई है उसका कारण है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसके जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, इसी कारण से इसे 1% कम किया गया है। तो ये हम बात कर रहे थे वित्त आयोग के बारे में। अगला जो प्रश्न है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, अर्थात जो एमएसपी है वो निर्धारित कौन करता है? तो एमएसपी का निर्धारण, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका निर्धारण CACP द्वारा अर्थात कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। हम एमएसपी की बात करें तो महत्वपूर्ण जो 26 कृषि उपजें हैं उन पर एमएसपी की घोषणा की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जब कभी ओवर प्रोडक्शन यानी अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उपज होती है उसके मूल्य को गिरने से रोकने के लिए तथा इस प्रकार किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए एमएसपी को लाया जाता है। इसमें हम देखें कि खाद्यान्नों का व्यापार पूर्ण स्वतंत्र होता है तथा किसान अपने खाद्यान्नों को निजी व्यापारियों को ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं। लेकिन जब कृषि उपज का बाजार मूल्य घोषित समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकार खुद समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने को तैयार रहती है। इससे बाजार से संबंधित उपज का मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं जा पाता है और किसानों को जो ओवर प्रोडक्शन होता है उस स्थिति में मूल्य गिरने की आशंका नहीं रहती है तथा वह अधिक से अधिक उत्पादन करने को प्रेरित होते हैं। वर्ष 1970 या फिर कहें कि 1970 का जो दशक था उसके मध्य में सरकार ने 2 प्रकार के नियंत्रित मूल्यों की घोषणा की थी। इसमें जो पहला था वो था न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी और दूसरा है खरीद मूल्य या वसूली मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस। CACP की हम बात करें तो CACP सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसे 1985 में फिर आगे चलकर कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया।
ये जो CACP होता है कुछ लागत अवधारणाओं पर काम करता है। हमारे देश में वर्तमान में दो लागत अवधारणाएं महत्वपूर्ण है, C2 और C3। C2 की जो लागत अवधारणा है उसमें हम विभिन्न चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे वास्तविक खर्चे जो हुए और पट्टे पर ली गई ज़मीन के लिए जो किराया दिया जाता है, पारिवारिक जो श्रम होता है उसका क्या मूल्य लगाया गया है, इस प्रकार की चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं। जबकि C3 में जो C2 का लागत मूल्य होता है उसमें किसानों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का हिसाब लगाने के लिए C2 की लागत का 10% और जोड़ दिया जाता है C2 के अंदर ही। इसे C3 लागत कॉन्सेप्ट कहते हैं। CACP ने सिफारिश की है कि MSP का निर्धारण C2 लागत के आधार पर किया जाए। फिर भी धान और गेहूं के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि इतनी अधिक होती है कि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल C2 लागत पर बल्कि C3 लागत से भी काफ़ी ऊंचे रहते हैं। तीसरे प्रश्न पर अब हम आते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कैपिटल अर्थात पूंजी होता है। अगला प्रश्न है, उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो एक उद्यमी उसको ही कहा जाता है जो जोखिम लेने को तैयार हो और जोखिम के बदले में ही उसका जो प्रतिफल होता है, लाभ उसे प्राप्त होता है। तो उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जोखिम उठाना ही होता है। लेकिन जोखिम से यहाँ मतलब होता है, अगर हम गहराई में शब्द को समझें तो जोखिम का मतलब होता है कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है, जो इस तरीके का हो जिससे पहले से ही जिसकी गणना की जा चुकी हो। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही ये अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में हुआ था? 1949 वर्ष में हुआ था। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का जो अर्थ है उसमें क्रय और विक्रय किसका किया जाता है? तो सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय किया जाता है। RBI का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं उसके अंतर्गत। प्रश्न 8 है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ब्याज की दर कम होना सस्ती मुद्रा कहलाता है। सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेती है? केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही सरकार ऋण लेती है। और अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम ज्ञात करने के लिए कुल आय जो होती है टोटल इनकम, उसको किससे भाग दिया जाता है? तो टोटल इनकम को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रश्न 11 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? ये कथन क्रॉमर ने कहा था। क्रॉमर ने कहा कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको ध्यान रहनी चाहिए। प्रश्न 12 है, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी मुद्रा को गर्म मुद्रा अर्थात हॉट मनी कहते हैं। प्रश्न 13, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, हिंदू वृद्धि दर, जिसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण था, ये शब्द कहाँ से आया, ये हम समझते हैं। 1950 से लेकर 1980 तक का जो दौर था भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो इस दौरान इन 30 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही धीमी गति से वृद्धि हुई, अर्थात 3% के आसपास की इसमें वृद्धि थी। जबकि इसके जो साथ में अगर हम दूसरे देशों की बात करें, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की बात करें, तो 1950 तक भारत और इन देशों की स्थिति समान थी। लेकिन 1950 के बाद में ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश बहुत ही अच्छी जो वृद्धि दर थी उसके साथ अपनी विकसित अवस्था को प्राप्त हुए। लेकिन भारत था वो 3% के आसपास ही रहा और इसकी वृद्धि दर कम होने के कारण उस समय जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्णा, उन्होंने एक सभा में हंसी मजाक में ये कह दिया था कि भारत की जो वर्तमान की वृद्धि दर है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उन्होंने तो ये व्यंग के रूप में कहा था, लेकिन ये एक बाद में एक टर्म बन गया उस दौर की वृद्धि दर को बताने के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया गया। अब हम बात करें कि इस शब्द का दोबारा प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया। रघुराम राजन जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ
वर्जन 2 कहा, जो उस वक्त अर्थव्यवस्था चल रही थी। रघुराम राजन के समय देश की अर्थव्यवस्था के हालात थे और वृद्धि दर जिस तरीके से जाम लग गया था वृद्धि दर में, तो उन्होंने कहा था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का वर्जन 2 है। और ये एक तरीके से व्यंग कसा था उन्होंने इस समय की अर्थव्यवस्था पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हिंदू वृद्धि दर से संबंधित। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 3 क्षेत्र बनाए गए हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। पहले जब भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा रखता था वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र रखता था, जिसमें कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे भारत ने तरक्की की है, वृद्धि हासिल की है, वैसे वैसे जो तृतीय क्षेत्र है, जो भारत का सेवा क्षेत्र है, उसका महत्व बहुत बड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये काम करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा ये किया जाता है। प्रश्न 17 है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच उल्टा संबंध होता है, अर्थात प्रतिलोम संबंध होता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जब मुद्रास्फीति भी बढ़ रही होती है और गतिरोध का सामना भी करना पड़ता है। अर्थात एक तरफ तो महंगाई भी बढ़ती है और दूसरी तरफ हम देखें तो महंगाई के जो दुष्परिणाम है वो तो भुगतने पड़ते ही है, साथ ही साथ एक गतिरोध की स्थिति भी पैदा हो जाती है, अर्थात लोगों को रोजगार बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जो मंदी के कुछ लक्षण भी मुद्रास्फीति के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं, तो वो स्टैगफ्लेशन की अवस्था होती है। प्रश्न 20 है, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? तो अमेरिकी डॉलर के अलावा जो IMF के नियम है उसमें पाउंड स्टर्लिंग के रूप में मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है। पाउंड स्टर्लिंग और अमेरिकी डॉलर, ये दोनों मुद्राएं होती है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन आपको ध्यान रखना है वर्ष 1950 में हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है और कई बार योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 वर्ष में 1952 ईस्वी में गठित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। योजना अवकाश कब से कब तक का रहा? तो वर्ष 1966 से वर्ष 1969 तक ये 3 एक वर्षीय योजनाएं थी। इन 3 सालों का जो अवधि रही पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में, इसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। अब हम वित्तीय वर्ष क्या होता है इसकी अगर बात करें तो जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम हिंदू वर्ष की बात करें तो एक चैत्र से फागुन तक का माना जाता है। उर्दू वर्ष एक मुहर्रम से जुल्हिजा तक माना जाता है। इसी तरीके से व्यापारिक जगत में जो व्यापारिक टर्मिनोलॉजी है उसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो अवधि है वो वित्तीय वर्ष कहलाती है, जिसमें सभी व्यापारिक सौदे होते हैं और इस हिसाब से ही व्यापारिक खाता बहिया रखी जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। और 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो कागजी मुद्रा वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, लेकिन जब बात आती है 1 रुपये के नोट की तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है, बल्कि ये हमारे देश का वित्त मंत्रालय जारी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको
ध्यान रखना है। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक पहला पूर्ण भारतीय बैंक है। और प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 जो वर्ष था उसमें पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी।